चंद्रयान को भूल जाइए। नासा और चीन को टक्कर देने की तैयारी में इसरो बना रहा परमाणु रॉकेट। मिशन लाल ग्रह के लिए इसरो का महाप्लान। इसरो बना रहा है न्यूक्लियर रॉकेट इंजन। महीनों नहीं, बस कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे मंगल ग्रह तक। इसरो बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। अब वह केमिकल इंजन से उड़ने वाले रॉकेट के बजाय न्यूक्लियर पावर से चलने वाले रॉकेट बनाने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे रॉकेट गहरे अंतरिक्ष मिशन यानी डीप स्पेस मिशन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगे। ये किसी ग्रह की ज्यादा दूरी को कम समय में पूरा कर लेंगे। इसरो अब परमाणु ईंधन यानी न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट से चलने वाले रॉकेट पर काम करने जा रहा है। इस रॉकेट की शुरुआती डिजाइन भी सामने आ गई है। अगर अगले कुछ सालों में यह न्यूक्लियर इंजन से चलने वाला रॉकेट बन गया तो भारत ज्यादा दूरी वाले किसी भी ग्रह पर कम से कम समय में अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंचा सकता है, एक ही झटके में। देखो क्रायोजेनिक इंजन बनाया, सब कुछ अमेरिका, रशिया, कहां से इन्होंने भारत ने जो है इंफॉर्मेशन मांगी, परंतु किसी ने भी देने का कोशिश नहीं की, क्योंकि वे चाहते ही नहीं थे कि भारत आगे बढ़े। परंतु भारत तो भारत है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने अब स्वयं ही ये न्यूक्लियर रॉकेट इंजन बनाना के लिए जो है प्लान शुरू कर दिया। न्यूक्लियर रॉकेट का फायदा ये होगा कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर जाने वाले मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को वापस आने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ईंधन की चिंता ही नहीं रहेगी। परमाणु ईंधन से चलने वाले रॉकेट सौर मंडल से बाहर के सभी मिशनों के लिए बेहतरीन साबित होंगे, क्योंकि ऐसे डीप मिशन के लिए इस तरह की सुविधा जरूरी है। ये बात और है कि चीन भी इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, पर भारत के वैज्ञानिक उनसे कहीं आगे पहुंच चुके हैं। यह भी जानकारी सामने आई है कि इसरो और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क मिलकर रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का यानी आरटीजीज का विकास कर रहे हैं। फिलहाल रॉकेट और सैटेलाइट में केमिकल इंजनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपको किसी ग्रह पर जाकर लौटना है तो यह केमिकल इंजन कमजोर साबित होंगे। इनसे बहुत ज्यादा ईंधन जो है वो लग जाता है। लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट हों तो आप सौर मंडल के बाहर के मिशन कर सकते हैं। साथ ही मंगल ग्रह पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर उन्हें वापस भी बुला सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि देश की दोनों सर्वोच्च संस्थाओं ने इस पर काम शुरू कर दिया है, यानी बार्क और इसरो, ताकि जल्द ही इनका उपयोग किया जा सके, टेस्टिंग वगैरह हो सके। अब सवाल है कि कैसा हो सकता है भारत का न्यूक्लियर इंजन वाला रॉकेट। नेचुरल है कि ये बात हमारे दिमाग में घूमेगी कि भारत जो है नासा और चीन जैसे रशिया जैसे देशों को जो है टक्कर दे रहा है, तो उसका डिजाइन कैसा होगा। तो देखो, न्यूक्लियर इंजन वाला रॉकेट जो है वो आम न्यूक्लियर इंजन से अलग होगा। ये बिजली पैदा करने वाले न्यूक्लियर इंजन की तरह नहीं होगा। इसमें न्यूक्लियर फिशन भी नहीं होगा, बल्कि आरटीजी में रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल होगा, जैसे प्लूटोनियम 238 या स्ट्रोंटियम 90। ये पदार्थ जब डीके होते हैं तो बहुत सारी गर्मी पैदा करते हैं। ऐसे इंजन में दो प्रमुख हिस्से होंगे। पहले हिस्से में रेडियो एक्टिव पदार्थ को रेडियो आइसोटॉप हीटर यूनिट में गर्म किया जाएगा। इसके बाद होगा आरटीजी, जिससे गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाएगा। इसके बाद गर्मी को थर्मोकपल में भेजा जाएगा, यानी एक ऐसे रॉड की तरह जिसका एक हिस्सा गर्म और दूसरा हिस्सा ठंडा होगा।
इस पूरे रॉड पर वोल्टेज होगी, इसी से ऊर्जा मिलेगी। अब द हिंदू की जो रिपोर्ट है, अगर हम उसको देखें तो उसके मुताबिक केमिकल से चलने वाले रॉकेट में इतना ईंधन नहीं भरा जा सकता है। इसकी मदद से वे अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तक सफर कर पाए। वहीं अगर सोलर पावर की बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करने पर सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी, जिससे रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन पर काम शुरू कर दिया है और ये बार्क और इसरो मिलकर ही रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को विकसित कर रहे हैं। अब ये इसरो का परमाणु रॉकेट कैसे करेगा काम? एक सूत्र ने कहा कि इस पर काम पहले से ही शुरू हो चुका है और इसे प्रमुख चुनौती के रूप में लिया गया है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। परमाणु इंजन को उस तरह का नहीं माना जाता है जैसा परमाणु विखंडन वाले रिएक्टर होते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे मैंने अभी बताया, प्लूटोनियम 238 या स्ट्रोंटियम 90 का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जब नष्ट होते हैं तो गर्मी पैदा करते हैं। इस इंजन में, जैसे मैं बताई चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि 2 हिस्से होंगे। पहला द रेडियो आइसोटॉप हीटर यूनिट, जिसमें गर्मी पैदा होगी, और दूसरा रेडियो इलेक्ट्रिक जनरेटर होंगे, जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देंगे। अब ये सारा सिलसिला क्यों शुरू हुआ? देखो, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। ये सब, और ये जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। वहीं अब एक और कमाल की खबर सामने आई कि PSLV की शानदार सफलता के बाद इसरो ने अब नासा और चीन को टक्कर देते हुए मंगल तक का सफर तय करने की तैयारी शुरू कर दी है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट के लिए इंजन को बनाने के लिए तभी इसरो ने देश की अग्रणी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के साथ हाथ मिलाया। रिपोर्ट्स की माने तो केमिकल से चलने वाले रॉकेट्स में अधिक ईंधन भरा नहीं जा सकता और लंबी दूरी तय नहीं हो सकती। तो और सोलर पावर वाले यान की बात की जाए तो वो भी सूरज की रोशनी उनसे पूरे समय मिलेगी नहीं। इसलिए जो है ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तभी जो है इसको अलग से जो है न्यूक्लियर उसके हिसाब से बनाया जा रहा है। वैसे बता दें कि 2023 में ही इसरो ने वैसे ही इतनी लंबी छलांगे लगाई हैं कि अपना नाम के साथ साथ भारत को बहुत ही ऊंचे पैमाने पर ले गया है। तो चलो पहले मैं शॉर्ट में बात करना चाहूंगी। देखो, 10 फरवरी को 2023 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 SSLV D2 रॉकेट का वो लॉन्च हुआ। फिर 26 मार्च OneWeb LVM H3M3 रॉकेट का हुआ। फिर 22 अप्रैल टेलियोस 2 PSLV C55 रॉकेट का लॉन्च हुआ। 29 मई को NVS 01 GSLV F12 रॉकेट का लॉन्च हुआ। और 14 जुलाई तो इतिहास था, चंद्रयान 3 LVM 3M4 रॉकेट का। 30 जुलाई DASAR PSLV C56 का रॉकेट का जो है लॉन्च हुआ। 2 सितंबर एक और उपलब्धि, आदित्य L1 PSLV C57 रॉकेट का लॉन्च हुआ। फिर 46 विदेशी सैटेलाइट्स का भी उसने किया। पर 2024 आते आते इतिहास ही रच दिया इसरो ने। 1 जनवरी को एक्सरे पोलारिस्ट सैटेलाइट लॉन्च कर दी, जो सक्सेसफुल भी रही लॉन्च होने में। देखो, जो अभी तक कोई कर नहीं पा रहा वो भारत कर रहा है, और ये तो पूरी तरह से जो है नासा को टक्कर दे रहे हैं। जबकि वैसे मैं बताना चाहूंगी कि नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर, कैसिनी और क्यूरियोसिटी भी इसी तरह के न्यूक्लियर इंजन के द्वारा ही चलते हैं। वहीं नासा भी अब एक नए परमाणु थर्मल प्रोपल्शन तकनीकों पर लगातार काम कर रहा है। इसकी मदद से सुदूर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री बहुत तेजी से यात्रा कर सकेंगे।
देखो, जब ये गर्मी इसके बाद थर्मोकपल में बदल जाएगी, तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो वोल्टेज पैदा करता है। अगर आसान भाषा में कहें तो एक रॉड की कल्पना कीजिए जिसका एक सिरा बहुत गर्म होता है और दूसरा सिरा होता ही नहीं गर्म, लेकिन पूरे रॉड के अंदर ही वोल्टेज होगा। इस वोल्टेज का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने में किया जाता है, जो सैटेलाइट को जरूरी ताकत मुहैया कराएगा। देखो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ नितांशा बंसल का कहना है कि रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए ग्रहों के एक सीध में होने से कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि नासा जो है वो पहले ही परमाणु इंजन का इस्तेमाल भी कर चुका है। नितांशा ने कहा कि इससे वैज्ञानिकों को लॉन्च विंडो की जरूरत बहुत कम होती है। रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर हालांकि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नासा जो है ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, वॉयेजर, कैसिनी और क्यूरियोसिटी भी इस तरह के इंजन में चलते हैं। देखो, वॉयेजर को वॉयगेर भी बोलते हैं। नासा, ये सब प्रोनाउंसिएशन के कारण है। नासा अब नए परमाणु थर्मल प्रोपल्शन तकनीक पर काम कर रही है, जिसे साल 2027 तक शामिल किए जाने की योजना भी है। इस नई तकनीक की मदद से अंतरिक्ष यात्री बहुत तेजी से सुदूर अंतरिक्ष में यात्रा कर सकेंगे। इसमें नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के मंगल ग्रह और चांद पर आसानी से जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। यही नहीं, उनको समय भी कम लगेगा और खतरा भी कम होगा। वैसे जो है, चीन लगातार लगा हुआ है इसी तकनीक पर काम करने के लिए। देखो, ये सारे काम करके जो है ना, इसरो ने इतने सारे उपग्रहों को भी जो है अंतरिक्ष में भेजकर भारत का नाम ऊंचा किया है। पश्चिमी जगत के विकसित देश भी स्पेस में अपने सैटेलाइट्स भेजने के लिए भारत की मदद ले रहे हैं। इससे न केवल सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में धाक जम रही है, बल्कि अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। इसरो ने इस दिशा में कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं। आपको क्या लगता है कि भारत के वैज्ञानिक जो हैं ये इंजन बनाने में सफल हो जाएंगे, जो ये न्यूक्लियर रॉकेट इंजन है? कृपया करके अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में जरूर लिख के बताएं। धन्यवाद।